फ्रिक्शन पार्ट 2 क्लास 11 के लिए ये वीडियो विशेषकर बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। मान लेते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक बॉडी रखा हुआ है और इंक्लिनेशन है थीटा। अब इस वस्तु का जो वेट है नीचे की तरफ काम करेगा mg, और ये इसके परपेंडिकुलर के साथ वही थीटा एंगल ही बनाएगा। तो इस तरफ का जो कंपोनेंट है वो w cos थीटा होगा और इस तरफ का कंपोनेंट w sin थीटा होगा, क्योंकि वेक्टर w वेट को हम लोग दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन और एक अलोंग द प्लेन। दूसरा फोर्स जो यहाँ पे काम करेगा वो है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इस सरफेस से मिलेगा इस बॉडी को। अब यहाँ पर अगर बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड हो रही है तो फिर फ्रिक्शन काम करेगा ठीक उल्टी तरफ, क्योंकि ये मोशन में है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर कहेंगे। जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन में कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल से इक्वल साइन करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देना पड़ता है, जैसा पहले पढ़ चुके हैं म्यू के। म्यू के का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, क्योंकि देखो ये नॉर्मल रिएक्शन और w cos थीटा एक ही लाइन में है और ये बॉडी ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो n बराबर w cos थीटा और w का मतलब mg। अब हम लोग बात करते हैं इस तरफ इक्वेशन की। इस तरफ का इक्वेशन ये है कि ये वेट ज़्यादा है w sin थीटा, ये फोर्स ज़्यादा है और फ्रिक्शन उल्टी तरफ ये कम है, इसीलिए ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो फाइनली जो टोटल एक्सेलरेशन है दैट इज a, तो टोटल फोर्स है m इंटू a, ये बराबर है w sin थीटा फोर्स माइनस एफ के फोर्स के। तो ma बराबर w sin थीटा माइनस एफ के का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे और w की जगह mg बिठा दिया। यहाँ पर से देखें, यहाँ से m कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे और g को भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से साइन थीटा पड़ा रहेगा और यहाँ से म्यू के कॉस थीटा। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन इस प्रकार से आएगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये तो मैथमेटिक्स हुआ, इसमें फिजिक्स क्या है? इसमें फिजिक्स ये है कि ये जो वस्तु का मास है, देखो ये मास पे निर्भर नहीं कर रहा एक्सेलरेशन। इसका मतलब भारी बॉडी या हल्का बॉडी, कैसा भी बॉडी रखें, एक्सेलरेशन एक ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बॉडी पुल्ड अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की। अब एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर एक्सेलरेट करना है बॉडी को ऊपर की तरफ, तो हमको खींचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि किसी भी एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स F से खींचा है जो कि अलोंग द प्लेन के डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो इस दिशा में जो वेक्टर का कंपोनेंट है वो F cos अल्फा है और इस तरफ है F sin अल्फा। जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो एंगल के साथ लगा हुआ कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर इक्वेशंस थोड़े बदल जाएंगे। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन किस तरफ है, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन उल्टी तरफ होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देने के लिए म्यू के इंटू एन, ये पहले ही थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या है। यहाँ पे n बराबर mg cos थीटा नहीं कह सकते, क्योंकि n के साथ एक और फोर्स है, दैट इज n प्लस एफ साइन अल्फा। ऊपर की तरफ क्या क्या फोर्सेस हैं? n प्लस एफ साइन अल्फा। नीचे की तरफ क्या फोर्स है? mg cos थीटा। तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये बॉडी ना तो नीचे की तरफ आ रहा है ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए ये इस लेवल पर ना इस प्लेन के ऊपर उठ जा रहा है ना तो प्लेन के अंदर घुस जा रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि n प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये एक नंबर इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन है अलोंग द प्लेन। इस तरफ क्या क्या है कंपोनेंट्स फोर्सेस के, वो हमको देखने हैं। क्योंकि ये इस तरफ एक्सेलरेटेड है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, f cos अल्फा इज ग्रेटर। इस तरफ क्या फोर्स है? इस तरफ f cos अल्फा है। और नीचे की तरफ क्या फोर्सेस है? mg sin थीटा और f के। अब mg sin थीटा और f के दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे f cos अल्फा से,
तो कितना मिलेगा, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन जो कि इस तरफ है। फिर से बोल रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ वो है नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा माइनस इन दोनों फोर्सेस का योगफल। ये देखो मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर एफ कॉस अल्फा माइनस ये दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया एम जी साइन थीटा प्लस एफ के। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एफ के की जगह म्यू के एन बिठाएंगे पहले और फिर इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व आप मैथमेटिकली कर सकते हैं, बहुत सरल है। यहाँ पर हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एन को एलिमिनेट किया है। एन को कैसे एलिमिनेट किया है, हम लोग यहाँ पर एफ के इंटू एफ के का मतलब क्या है, म्यू के इंटू एन, यहाँ पे म्यू के इंटू एन बिठाएंगे और इस समीकरण को हम लोग म्यू के से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू के इंटू एन कट जाएगा और वहां से हम लोग सॉल्व करके एक्सेलरेशन का एक वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा एफ कॉस अल्फा प्लस म्यू के साइन अल्फा माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा बाई एम। अब इसका एक स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ये है कि अगर मान लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये एंगल जीरो है, मतलब इसी दिशा में अगर खींचा जाए तो क्या होगा, तो फिर हम लोगों का अल्फा जीरो हो जाएगा, मतलब कॉस जीरो का मतलब वन, ये पार्ट वन हो जाएगा और ये पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो का मतलब जीरो होता है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे सिर्फ वन रह जाएगा, तो सिर्फ एफ रह जाएगा, बाकी जैसा था वैसा ही। तो हमारा इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस ये म्यू के होगा म्यू के कॉस थीटा बाई एम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसी चीज़ को अगर हम लोग डायरेक्ट करें, जो स्पेशल केस था, मतलब अलोंग द प्लेन ही खींचा गया है, तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, उस स्थिति में इक्वेशन इस तरह से होगा कि n बराबर एम जी कॉस थीटा के साथ बराबर होगा और इस तरफ अलोंग द प्लेन क्या इक्वेशन होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये वाला फोर्स माइनस ये दोनों फोर्सेस का योगफल। मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स एफ माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस का योगफल। क्या क्या है डाउनवर्ड फोर्सेस, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे वैल्यू यही आ जाएगा, a इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे मतलब यहाँ पे इसी यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, एफ के का मतलब म्यू के एन बिठा देंगे यहाँ पर और एन का मतलब एम जी कॉस थीटा, तो वहाँ से हम लोग यहाँ एम जी को बाहर ले लेंगे तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा हो जाएगा और ये मास को नीचे उतार देंगे। तो इसीलिए फाइनली हमारा एक्सप्रेशन आएगा a इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा बाई एम। आप इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे कॉपी में, बहुत सरल है। और हाँ, ये जो डायग्राम्स बनाएंगे इसमें विशेष सावधानी रखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह से बनने चाहिए, इसको आप वीडियो बार बार देखकर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि डायग्राम ही मेन है, बाकी सब सरल है, प्लस माइनस है, लेकिन मेन चीज़ है डायग्राम बनाना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, द बॉडी एट रेस्ट। मतलब अगर हम लोग फोर्स को ऐसे खींचे हैं कि बॉडी ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, रुका हुआ है, तब उस क्षेत्र में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। मतलब हम लोग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी नीचे गिरने वाला था, उसको अटका के रखे हैं इस तरह से कि या तो वो बॉडी जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाएं तो उठने वाला है, या तो ऐसा है कि नीचे गिर रहा है और हम लोग गिरने से रोक रहे हैं। दोनों फोर्सेस में लेकिन बहुत अंतर होता है और उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तो तब हमको समझ में आएगा कि दोनों फोर्सेस में अंतर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम अगेंस्ट डाउनवर्ड मोशन, फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड्स। ये अवस्था ऐसी है कि हम लोग बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं इस तरह से कि बॉडी अब जस्ट ऊपर आने ही वाला है, थोड़ा सा और बल लगाएंगे तो बॉडी ऊपर चढ़ पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बॉडी ऊपर जाने का टेंडेंसी है, फ्रिक्शन काम करेगा यहाँ पर अच्छा अगेंस्ट डाउनवर्ड मोशन, सॉरी डाउनवर्ड मोशन का मतलब है बॉडी इज ट्राइंग टू गो डाउनवर्ड्स, मतलब बॉडी नीचे जाने वाला है, अगर हम लोग थोड़ा सा कम बल लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बॉडी टेंडिंग मोशन नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। मैं फिर से बताता हूँ, इक्विलिब्रियम अगेंस्ट डाउनवर्ड मोशन, फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड्स। इसका मतलब ये है कि बॉडी को जब खींचा जा रहा है इस तरह से कि बॉडी अब थोड़ा सा और कम बल लगाते तो ये गिर जाता, जस्ट अटका के रखा है कि गिरने से रोक के रखा है। जब आप गिरने से रोकेंगे तो इसका मतलब बॉडी का मोशन का टेंडेंसी नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन रोक के रखे हैं, तो फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ। यह है एफ एस। दूसरा स्थिति में उल्टा होगा। अब हम लोग इस स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप अलोंग द प्लेन एक मोशन देखेंगे अलोंग द प्लेन, तो यहाँ पे क्या क्या है, दो फोर्सेस हैं ऊपर की तरफ, एफ कॉस अल्फा और एफ एस,
और ये बराबर है नीचे के फोर्स की तरफ mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना तो नीचे की तरफ ये रुकी हुई है। अच्छा, ये अलोंग द प्लेन इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोगों को, अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग और सरल करते हैं। एफ एस का मतलब म्यू इंटू एन होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन का मतलब म्यू इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा वैसे लिखना। और दूसरा इक्वेशन होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या क्या फोर्सेस हैं? ऊपर की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक है एन और एक है एफ साइन अल्फा। इन दोनों को ऐड कीजिए और नीचे फोर्स है एम जी कॉस थीटा। तो अपवर्ड फोर्स है एन प्लस एफ साइन अल्फा, नीचे है एम जी कॉस थीटा। क्योंकि ये बॉडी ना तो ऊपर की तरफ ना तो नीचे की तरफ घुस रहा है, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, एन प्लस एफ साइन अल्फा और एम जी कॉस थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह से देखते हैं, इस इक्वेशन को आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, म्यू एन प्लस म्यू एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और फिर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन से तो आपका क्या आएगा, म्यू एन कट जाएगा और रहेगा एफ कॉस अल्फा माइनस म्यू एफ साइन अल्फा, और यहाँ पे होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो वहाँ पे हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं इस तरह से, तो W मतलब mg, आप mg भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से फोर्स और W के बीच में मतलब वेट के बीच में संपर्क आएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फोर्स और वेट के बीच में एक और संपर्क इस तरह से लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इस तरफ उतार देंगे। और यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ करेंगे, वो है एंगल ऑफ रिपोज। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टैन लैम्डा के बराबर। अगर लैम्डा है टैन एंगल ऑफ रिपोज, फिर से बोल रहा हूँ, अगर लैम्डा है एंगल ऑफ रिपोज तो म्यू है टैन अल्फा। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के टैन के साथ बराबर होता है। ना सिर्फ एंगल ऑफ रिपोज बल्कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के भी, दोनों एक ही चीज़ है। हम लोग ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक ही चीज़ है। तो म्यू बराबर टैन लैम्डा, जहाँ लैम्डा है एंगल ऑफ रिपोज। तो हम लोग यहाँ पे अगर पुटअप कर देते हैं म्यू की जगह पे टैन लैम्डा, टैन लैम्डा का मतलब साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा, यहाँ भी रखेंगे साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा। तो कॉस लैम्डा यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा कॉस लैम्डा, और यहाँ भी हो जाएगा साइन लैम्डा कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे है साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा। तो साइन लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन लैम्डा। ये आप करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है, माइनस साइन लैम्डा साइन अल्फा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करके फिर वहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर है साइन थीटा माइनस लैम्डा, क्योंकि ऊपर है साइन थीटा साइन लैम्डा माइनस साइन थीटा कॉस लैम्डा, सॉरी साइन थीटा कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा कॉस थीटा। तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं साइन थीटा माइनस लैम्डा, और नीचे उसी तरह से है कॉस अल्फा इंटू कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा साइन अल्फा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस अल्फा प्लस लैम्डा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स में होता है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला आ गया हमारे पास। इस तरह से हम लोग फोर्स और वेट के बीच में संपर्क निकाल सकते हैं जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है एक इंक्लाइन प्लेन पे, किसके द्वारा, एक फोर्स के द्वारा जो कि अल्फा एंगल में खींचा गया है। और ये इस अवस्था में क्या है कि बॉडी नीचे जाने वाला था, जस्ट उसको नीचे जाने से रोक के रखा गया है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड्स, इक्विलिब्रियम अगेंस्ट डाउनवर्ड फोर्स में ये फोर्स लगना चाहिए। और अब आपको ये जानना है कि मिनिमम फोर्स कब लगेगा। मिनिमम फोर्स कब लगेगा, अल्फा का किस, अल्फा एंगल का कितना वैल्यू होगा जब मिनिमम फोर्स लगेगा, तब होगा जब जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम है। डिनोमिनेटर मैक्सिमम का मतलब ये पार्ट मैक्सिमम, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 तब होता है जब एंगल होता है 0। तो मतलब अल्फा प्लस लैम्डा अगर 0 होगा तभी ये स्थिति हो सकती है कि एफ जो है मिनिमम लगेगा, मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस लैम्डा, और उस स्थिति में मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मिनिमम फोर्स का वैल्यू होगा W इंटू साइन थीटा माइनस लैम्डा, क्योंकि तब कॉस अल्फा प्लस लैम्डा का वैल्यू 1 होगा। डिनोमिनेटर अगर 1 है तो हमारा फाइनली वैल्यू हो जाएगा फोर्स मिनिमम इज इक्वल टू वेट इंटू साइन थीटा माइनस लैम्डा। इसी तरह से हम लोग अपवर्ड मोशन के अगेंस्ट इक्विलिब्रियम, मतलब फ्रिक्शन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब ऐसे है कि बॉडी जस्ट ऊपर आने ही वाला है, अब की बार हमने ज़्यादा जोर से बल लगाया है,
इसके पहले हम लोगों ने आहिस्ते बल लगाया था कि बॉडी को गिरने से रोक रहे थे, लेकिन हम इस बार हम लोग इतना जोर से बल लगाए हैं कि थोड़ा सा और लगाते तो वस्तु ऊपर की ओर उठ आता। तो उस क्षेत्र में जो फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा बदल जाएगा। अब ऊपर की तरफ है फोर्स एफ कॉस अल्फा, नीचे की तरफ है एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस, ये उसके साथ बराबर होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस की जगह म्यू इंटू एन या म्यू एस इंटू एन कह सकते थे। ये हो गया अलोंग द प्लेन इक्वेशन। अब हम परपेंडिकुलर टू प्लेन इक्वेशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, एन प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी। क्या करेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है इसको म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू एन प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो दोनों तरफ से म्यू एन और म्यू एन कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एफ कॉस अल्फा प्लस म्यू एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, W कॉमन लेकर, W का मतलब mg, और वहां से फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल पहले की तरह ही। लैम्डा है एंगल ऑफ रिपोज, तो म्यू है tan लैम्डा, तो वहां पे लिखते समय tan लैम्डा ही नहीं, आप साइन लैम्डा बाई कॉस लैम्डा लिखेंगे। यहाँ पे साइन लैम्डा बाई कॉस लैम्डा लिखेंगे, यहाँ भी साइन लैम्डा बाई कॉस लैम्डा लिखेंगे। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा साइन अल्फा। तो वहां से हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस लैम्डा बाय कॉस अल्फा माइनस लैम्डा। बिल्कुल पहले की तरह ही फोर्स मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम होने का मतलब है इस एंगल को जीरो होना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉस जीरो ही मैक्सिमम होता है, कॉस जीरो ही वन होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अल्फा और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। जब अल्फा और लैम्डा बराबर होंगे उसी क्षेत्र में मिनिमम फोर्स लगेगा। और मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये डिनोमिनेटर अगर वन हो जाएगा तो फाइनली हमारा वैल्यू होगा एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस लैम्डा। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है। सबसे पहले ये मशीन को हीटअप करता है, दूसरा है कि रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, मशीन्स का एफिशिएंसी कम हो जाता है, और तीसरा है कोरोड्स मशीन्स ड्यू टू हैवी वियर एंड टियर। देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई भी मशीन है वहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज जो हम लोग जानते हैं वो क्या है कि कोई भी मशीन है उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। मतलब वो ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी लेगा, ज़्यादा इनपुट लेगा और आउटपुट कम देगा। मतलब ज़्यादा, अगर पेट्रोल से चलता है तो ज़्यादा तेल खर्चा होगा जितना पुराना इंजन। और करोड्स मशीन ड्यू टू हैवी वियर एंड टेयर, मतलब मशीन बहुत जल्दी पुराने हो जाएंगे, घिस जाएंगे उसके पार्ट्स और मशीन को आपको बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हीट्स अप द मशीन, मशीन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मशीन ब्रेक डाउन कर सकता है। ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग जानते हैं। लेकिन फ्रिक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन बहुत एडवांटेजेस भी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, फ्रिक्शन कम करने का तरीका है कि हम लोग तेल डाल दें या कोई भी लुब्रिकेंट डाल दें, मोबिल डाल दें। मोबिल हम लोग गाड़ियों में डालते हैं तो लुब्रिकेशन होगा, तो वहाँ पर वो घर्षण कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बैबिटिंग कर सकते हैं। बैबिटिंग क्या है, हम लोग एंटी फ्रिक्शन एलॉयज बना सकते हैं। कुछ एलॉयज होते हैं, कुछ मिश्र धातु ऐसे होते हैं जिनसे फ्रिक्शन कम होता है, तो उसको हम लोग बैबिटिंग कहते हैं। बैबिट एक वैज्ञानिक का नाम था, उनके नाम से है। तो एंटी फ्रिक्शन एलॉयज को हम लोग अगर ऐसे मशीन के पार्ट्स में यूज करेंगे तो फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगा। नेक्स्ट है बॉल बियरिंग का उपयोग। हम लोग जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, वो एक लॉ भी था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर हम लोग किसी जगह के बीच वाले हिस्से को इससे जोड़ दें और ऊपर वाले हिस्से को इससे जोड़ दें, बीच में बॉल्स हैं, तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बदल जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में। ये बॉल्स रोल करेंगे और उन्हीं के कारण फ्रिक्शन होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है वस्तु के स्लाइड करने से। तो हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ये एक चक्का है साइकिल का, इसमें देखो बॉल बेरिंग फिट कर दिया है। ये जो आउटर डायमीटर है वो साइकिल के पहिए के साथ लगा हुआ है और इनर डायमीटर जो है वो एक्सेल के साथ लगा हुआ है। इनर डायमीटर एक्सेल के साथ फिक्स है
आउटर डायमीटर चक्के के साथ फिक्स है, तो जब घूमेगा तब ये बॉल्स घूमेंगे, उसमें ये देखो एक ग्रीस भी दिया हुआ है। जब बॉल्स घूमेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन ही होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं कि कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो बहुत सुविधा होगी, हम लोगों का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, साइकिल आसानी से जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक और है तरीका मिनिमाइज करने का फ्रिक्शन का, वो है स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने का। ये देखो इस चिड़िया को देखो, चिड़िया का जो शेप है सामने की तरफ से पॉइंटेड है, बैक साइड में पॉइंटेड है, बीच में मोटा है। इस तरह के शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या होता है ना कि हवा को आराम से काटने में सुविधा होता है, हवा के पथ पर ये बाधा कम मिलती है। तो इसी को कॉपी करके बहुत से एरोप्लेन्स, ये तो B-2 फाइटर बॉम्बर है, अमेरिकन आर्मी में है। तो इसमें क्या होता है, अमेरिकन एयरफोर्स में ये जब बॉम्बर जाता है तो कोई आवाज़ भी नहीं होती है, और बहुत ही स्टेल्थ बॉम्बर इसको कहते हैं। स्टेल्थ का मतलब बिना आवाज़ किए वो बम डाल के बरसा के चला जाता है, रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या है कि ये बिल्कुल इसी की तरह कॉपी करके बनाया गया है। ऐसे ज़्यादातर प्लेन्स ही चिड़ियाओं को कॉपी करके बनाया जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं, मछलियों की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि जल में फ्रिक्शन ना हो उसको मूव करने में। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी से हम लोग फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस को या वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन से हम लोग को लाभ क्या होता है। देखो, फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते। क्यों, ये देखो, जब हम लोग चल रहे हैं तो पीछे की तरफ जो फोर्स दे रहे हैं उसके कारण सामने की तरफ एक रिएक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग चल सकते हैं। और एक्चुअली फोर्स जाता है ऑब्लिकली इस दिशा में। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक ऊपर की तरफ और एक सामने की तरफ। तो पीछे की तरफ और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट हम लोग दे रहे हैं उन दोनों के लिए दो दो रिएक्शन है, एक ऊपर की तरफ रिएक्शन और एक सामने की तरफ रिएक्शन। पीछे की तरफ जो फोर्स दे रहे हैं उसकी वजह से सामने की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है। अगर फ्रिक्शन ये स्लिपरी होता, जगह बहुत ही फ्रिक्शन कम होता, तो हम लोग चलते वक्त स्लिप कर जाते और हम लोग सामने की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम लोग वॉक कर पाते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स ही हम लोगों को आगे की तरफ धकेलता है। इसके बिना हम लोग के लिए चलना संभव नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं माचिस। आग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिना आग के कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दियसलाई कभी जलती ही नहीं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है ये तो दिख ही रहा है, फ्रिक्शन इग्नाइट्स अ मैच स्टिक। फिर बात करते हैं ग्रिपिंग की। किसी बॉडी को अगर हम लोग को उंगलियों से उठाना है तो देखिए, जब हम लोग इसको दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में, नॉर्मल रिएक्शन जब इस दिशा में मिल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जब मिलेगा तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा। तो ये फ्रिक्शन ही है जो इस वस्तु को गिरने से रोक रहा है नीचे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग उंगलियों से किसी वस्तु को उठा नहीं सकते थे। हम लोग यहाँ पे वस्तु को जब उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इसके नीचे कुछ रख के ऊपर उठा रहे हैं, हम लोग उसके साइड से टच करके उठा रहे हैं। साइड से टच करके उठा रहे हैं तो इसका मतलब है इसको उठाने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। यहाँ पे एक फ्रिक्शन काम कर रहा है और एक फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। और ये तो किस लिए काम कर रहा है, जितना ज़्यादा जोर से आप दबाएंगे उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उतना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन, क्योंकि आप लोग जानते हैं फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसीलिए जितना ज़्यादा फोर्स से दबाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स से आप उठा सकते हैं। तो पिकअप थिंग्स विथ हैंड ये संभव है फ्रिक्शन के कारण ही। फिर बात करते हैं लैडर सपोर्टेड ऑन वॉल। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सीढ़ी रखते, ये स्लिप कर जाता है, यहाँ से भी स्लिप कर जाता, हम लोग गिर जाते। तब ये कैसे एक सीढ़ी जो है वो दीवार पे टिका हुआ है। देखिए, मान लेते हैं ये दीवार है, ये फर्श है, ये रही आपकी सीढ़ी। ये जो वेट है, इस वेट के कारण देखो प्रेशर पड़ता है इस तरफ भी, प्रेशर पड़ता है इस तरफ भी। तो इस तरफ जो फोर्स पड़ रहा है उसके कारण एक रिएक्शन फोर्स है। वो जो रिएक्शन फोर्स है वो इस तरफ से है। इस तरफ जो रिएक्शन फोर्स है उसको हम लोग मान लेते हैं, नाम दिया N1। तो इसके कारण क्या है, फ्रिक्शन काम करेगा ऊपर की तरफ, वो FS1 भी कह सकते हैं। ये कितना है, म्यू इंटू N1। उसी तरह से यहाँ पर ये फ्रिक्शन जो है इसको नीचे उतरने नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे देखिए ये नीचे इसका वेट यहाँ भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स डाल रहा है सीढ़ी, तो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन मिल रहा है, मान लेते हैं N2। तो इस तरफ एक फ्रिक्शन काम करेगा FS, ये है म्यू इंटू N2। तो ये म्यू इंटू N1 ऊपर की तरफ, म्यू इंटू N2 इस तरफ, ये ना तो इस वस्तु को
इस तरफ स्लिप होने दे रहे हैं और ये इस तरफ स्लिप नहीं होने दे रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं। तो ये गिरने नहीं दे रहे हैं, ये दोनों तरफ से इसको बैलेंस करके रखे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं दोनों तरफ, ये सीढ़ी को गिरने से रोके। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ भी नहीं पाते। तो आज के वीडियो में इतना ही। इंक्लाइन प्लेन के बारे में हमने पढ़ा और इसके पहले वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। तो फ्रिक्शन का चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू।